स्वागत है आप सभी का ग्लोबल टेक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का क्लास नंबर 21 करने वाला है। इससे पहले आपकी 20 क्लासेस हो गई हैं जिनका प्लेलिस्ट आपके यूट्यूब चैनल पर बना दिया गया है। ठीक है, तो वहां से जाके आप लोग आसानी से क्लासेस देख सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका कि चार कुचालित चालकों के समूह का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ 4 इंसुलेटेड कंडक्टर ग्रुप? इंसुलेटेड कंडक्टर ग्रुप। ठीक है, 4 का बात किया है इसने कितने की बात की है भाई? 4 की बात की है। देखो, यदि कहीं पे भी बात करता है एक की तो इसका मतलब हो जाता है सिंगल। इसका मतलब क्या हो जाता है? सिंगल। कहीं पे बात करता है मतलब कोई ऐसा समूह जिसमें 2 क्वांटिटी में कोई मात्रा कोई राशि मौजूद हो या फिर वहां पे 2 पर्सन मौजूद हो, तो उससे क्या कह देते हैं हम लोग? उसे कह देते हैं या तो डबल या फिर इसी को हम लोग कह देते हैं पेयर। इसको कह देते हैं पेयर। यदि 4 संख्या हो तो उस समूह में यदि संख्या 4 हो तो उसको क्या कहते हैं? उसे हम लोग कह देते हैं क्वाड। उसको कह देते हैं क्वाड। और यदि 8 हो तो उसको हम लोग कह देते हैं ऑक्टल। उसे क्या कह देते हैं भाई? ऑक्टल। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में किसकी बात किया है? क्वेश्चन में बात किया है 4 की। कितने समूह में संख्या कितनी है भाई? संख्या है 4। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि 4 लैंप को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में कितने 2 तरह के स्विच लगे होंगे? मतलब कितने 2 वे स्विच लगे होंगे? 2 वे स्विच कितने लगे होंगे? तो यहाँ पे याद रखिएगा इसको ऐसे, जैसे 4 लैंप की बात करेगा ना, 4 लैंप की बात करेगा तो इसमें 2 वे स्विच की संख्या कितनी होगी? 4 - 1 हो जाएगी। ठीक है, 4 - 1 = 3। अच्छा, यदि 5 लैंप की बात करेगा तो यहाँ पे 5 - 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है। और यदि यहाँ पे एक केवल लैंप की बात करेगा, एक लैंप की बात करेगा तो एक लैंप के लिए भी हम लोग गोदाम वायरिंग में कितने यूज करते हैं? एक लैंप में केवल और केवल हम लोग एक स्विच यूज कर लेते हैं। इसमें 2 वे स्विच की हमें जरूरत नहीं पड़ती, केवल एक ही स्विच यूज कर लेते हैं। हालांकि केवल गोदाम में ऐसा होगा नहीं कि केवल एक ही स्विच, एक ही बल्ब हम लोग यूज करें, है ना? ऐसा तो होगा नहीं भाई। गोदाम का मतलब यही हुआ ना कि इसमें 2, 3, 4 बल्ब यूज किए गए, तभी तो वो आपका गोदाम कहा जाए, क्योंकि गोदाम की लंबाई चौड़ाई बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात किया यहाँ पे 4 लैंप की ना, तो 4 - 1 कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई? 3 आ जाएगा। ठीक है। चल, बहुमंजिला इमारत के लिए तारों की ट्री प्रणाली सबसे उपयुक्त क्यों मानी जाती है? सबसे उपयुक्त क्यों मानी जाती है? ठीक है, बात कर रहा है किसकी? ट्री प्रणाली की। ट्री प्रणाली की बात कर रहा है। मतलब कि यहाँ पे देखो, आपका जो वायरिंग सिस्टम है, वायरिंग 2 तरीके से किया जाता है। एक तो आपका होता है जंक्शन बॉक्स मेथड, एक होता है आपका जंक्शन बॉक्स मेथड, ठीक है। और एक होता है आपका लूप इन मेथड। जंक्शन बॉक्स मेथड हो गया और एक हो गया आपका लूप इन मेथड। तो जो आपका जंक्शन बॉक्स मेथड है, इसी को हम लोग कह देते हैं ट्री। इसी को हम लोग कहते हैं ट्री प्रणाली। अच्छा, इसका यूज क्यों किया जाता है? जो आपकी बहुमंजिले इमारतें होती है उसमें इसका यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि ये हम लोग आसानी से डिटेक्ट कर पाते हैं कि फॉल्ट कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे कौन सी फॉल्ट आई है, ये चीज हम लोग आसानी से फाइंड कर लेते हैं। और यदि लूप इन वायरिंग वहां पे किए रहेंगे, वहां पे ट्री वायरिंग न करके लूपिंग वाला मेथड यूज किया गया रहेगा, तो यहाँ पे फॉल्ट को डिटेक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, अब हर एक फ्लोर पे जा जाके अलग अलग से हमें चेकिंग करना पड़ेगा। और इसमें क्या होगा कि भाई ये फ्यूज की सहायता से हर एक मंजिल को जोड़ा जाता है। जिस मंजिल के फ्यूज खराब है, इसका मतलब है कि उसी मंजिल पे आपका कहीं ना कहीं फॉल्ट आया है। ठीक है, तो ये फायदा हो जाता है
ट्री वायरिंग का। तो यहाँ पे इजी इन फॉल्ट फाइंडिंग विदाउट मेनी फ्यूज, ठीक है, सॉरी विथ मेनी फ्यूज, क्योंकि इसमें कई सारे फ्यूज लगे होते हैं, कई सारे फ्यूज लगे होते हैं। तो जो फ्यूज खराब होगा, जिस मंजिल का फ्यूज खराब होगा, इसका मतलब है कि उसी मंजिल पे आपकी लाइट में कहीं ना कहीं फॉल्ट आया है, ठीक है। तो ये बहुत आसान तरीका है फाइंड करने का फॉल्ट, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि सीलिंग में स्क्रू गेज का छेद भरने हेतु भराव पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। किसकी बात कर रहा है, बात कर रहा है कि which is used as filler material for fixing screw hole। स्क्रू होल, अरे भाई जैसे आपको दीवार में कोई इक्विपमेंट लगाना है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगाना है, ठीक है, तो उसे दीवार में चिपकाने के लिए आप क्या करते हो, पहले ड्रिलिंग करते हो, ड्रिलिंग करके इसके बाद फिर एक मार्केट से आप क्लिप लेके आते हो, जिसको आप लोग आम बोलचाल भाषा में क्लिप ही कहते हो या बीट कहते हो, तो उसको लेके आते हो, फिर हथौड़े से उसको ठोकते हो ड्रिलिंग में, तब जाके उसमें कटिया मारते हो, ठीक है, या फिर तब जाके उसमें स्क्रू कसते हो। तो वो जो आप मार्केट से बीट या फिर आप जो क्लिप लेके आए हो उसको क्या, वो किस मटेरियल का बना होता है, वो बना होता है आपके नायलॉन का। किसका बना होता है, नायलॉन का बना होता है। बस वही क्वेश्चन ये पूछा है, थोड़ा सा इसने डिफरेंट वर्ड यूज कर लिया है जो वर्ड आप नहीं सुने, और जैसे ही मैं इसको आसान भाषा में आपसे बोला तो फिर आपको तुरंत समझ में आ गया होगा सर वो थोड़ा सा प्लास्टिक टाइप का ही रहता है, लेकिन वो प्लास्टिक नहीं, वो नायलॉन का बना होता है, काफी तगड़ा होता है वो, ठीक है। चलो व्हाट इज द सिंबल इंडिकेट्स, ये सिंबल जो है, ये सिंबल किसको इंडिकेट कर रहा है, तो ये सिंबल जो है ये आपके सीलिंग फैन को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है भाई, सीलिंग फैन को, सीलिंग फैन को, ठीक है। और यहीं पे यदि इसी सिंबल को हम ऐसे घेर दें, इसी सिंबल को यदि हम ऐसे घेर दें तो ये किसको डिनोट कर रहा है, तो ये डिनोट कर रहा है आपके एग्जॉस्ट फैन को, ये आपका डिनोट कर रहा है एग्जॉस्ट फैन, एग्जॉस्ट फैन को, ठीक है। अच्छा बात समझ गए सर। तो फिर टेबल फैन को कैसे दर्शाएंगे, तो टेबल फैन को कुछ नहीं, केवल टेबल फैन को आप इस तरीके से दर्शाते हो, ये हो गया आपका टेबल फैन, ठीक है। ब्रैकेट फैन को फिर कैसे दर्शाते हैं सर, तो ब्रैकेट फैन भी आपका, ब्रैकेट फैन होता कौन सा है, ब्रैकेट फैन आप लोगों ने देखा है कि नहीं, अब आप में से मैक्सिमम लोग कहेंगे सर ब्रैकेट फैन तो हमने नहीं देखा, और अभी मैं बताऊंगा तो कहोगे अरे यार हमने तो देखा है सर। ब्रैकेट फैन वो फैन होते हैं जो दीवार पे लगे होते हैं और चारों तरफ ऐसे घूम घूम के हवा देते हैं, उसी को तो ब्रैकेट फैन कहते हैं। अब बोलो क्या देखे हो कि नहीं देखे हो, ब्रैकेट फैन देखे हो, बस उसका नाम आप अभी तक नहीं जानते थे, उसको भी आप पंखा ही कह देते थे, है ना। तो उसका नाम है ब्रैकेट फैन। टेबल फैन अलग होता है जो एक जगह स्थिर रहता है, वो आपका टेबल फैन है। एग्जॉस्ट फैन जो दीवार को काट के लगाया जाता है, दीवारों में फिट किया जाता है, अक्सर इसका यूज हम लोग किचन में करते हैं, अंदर की जो धुआं होती है या फिर अंदर की जो गर्म हवाएं होती है उससे बाहर फेंकने के लिए, ठीक है। बाकी सीलिंग फैन ये कंफर्ट के लिए है, आराम से गर्मी के दिन में इस समय मजा आ रहा होगा सीलिंग फैन का यूज करके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बेहतरीन लगा होगा, और ऐसे यदि बेहतरीन तैयारी आपको करनी है तो बेहतरीन तैयारी करने के लिए थोड़ा सा आप लोग चले जाइए ग्लोबल ITI के वेबसाइट पे, और उस वेबसाइट पे जाके आपको यहाँ पे 3 डॉट दिखेगा आपके मोबाइल में, वहां पे जब क्लिक करेंगे तो फिर आपको दिखेगा ITI कोर्स का ऑप्शन, ITI कोर्स का ऑप्शन दिखेगा। ITI कोर्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे दिखेगा इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी दिखा ना, यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो फिर आपके सामने ऐसा टैब खुल जाएगा, फिर हमारा फोटो यहाँ पे आपको दिखेगा ITI इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर, ठीक है, फिर आपका इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर। तो ये PDF अपडेट कर दी गई है। बहुत लोगों का अभी तक था कि सर PDF अपडेट नहीं है तो क्यों आप बताते हो, PDF अपडेट कर दी गई है, आप लोग जाके यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्विज का ऑप्शन है, तो ये क्विज जब आप इस पे ऐसे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये चीज खुल के आ जाएगा, और देखो ये सामने आपको नीचे दिखेगा इस तरीके से, ठीक है। ये है, यही है आपकी PDF, यही आपकी PDF, ये पार्ट A पार्ट B दो पार्ट में करके दिखाया गया है, ठीक है। 2 पार्ट में है आपका PDF, क्वेश्चन बैंक पार्ट 1, क्वेश्चन बैंक पार्ट 2, और पार्ट A + B = पूरा आपका सेकेंड ईयर का
ये पूरा आपका सेकेंड ईयर का हो जाएगा। फिर फर्स्ट, ये इधर टेस्ट सीरीज है फर्स्ट ईयर, ठीक है। और ये हो गया आपका निम्मी का जो क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। ये जो आपका निम्मी का क्वेश्चन बैंक है, तो हमने तो ये सेकेंड ईयर का खोल दिया था, सेम ऐसे ही आपका फर्स्ट ईयर का भी है। चलो मैं एक बार फर्स्ट ईयर भी आपको दिखाई देता हूं, नहीं तो ना इंसाफी हो जाएगा। हमने ये सेकेंड ईयर वाले टैब पे ओपन कर दिया था, ये है आपका फर्स्ट ईयर, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के यहाँ थंबनेल बना हुआ है जो, उस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फिर देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा, ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर सिलेबस है, ये सिलेबस के लिए ये चीज है, ठीक है। और फिर आप जब नीचे आएंगे तो देखो ये है आपका क्वेश्चन पीडीएफ, पार्ट ए पार्ट बी, पार्ट ए पार्ट बी, दो पार्ट में आपका पूरा पीडीएफ अपलोड कर दिया गया। तो यहाँ से जाके आप लोग आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे किसी एक पे, पार्ट ए पे हमने क्लिक कर दिया है, पार्ट ए पे क्लिक कर दिया तो देखिए यहाँ पे पीडीएफ ओपन भी हो रहा है। अभी तक बहुत लोगों का ये एक्सक्यूज था कि सर आप केवल बोल देते हो, पीडीएफ तो है नहीं, वेबसाइट पे हम लोग जाते हैं लेकिन पीडीएफ नहीं मिलता है। तो पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाएगा, हमने दिखा भी दिया है, ठीक है। तो अब ये चीज आप नहीं कह सकते, ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते, पीडीएफ आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ केवल देखने से काम नहीं बनेगा, आप लोग क्लासेस भी प्रॉपर देखते रहिए। और अभी कुछ दिन में वेबसाइट पे ही आपको एमसीक्यूज के भी ऑप्शन मिलेंगे, एमसीक्यूज आप देखिए, ट्राई करते रहिए कि कितना बेहतरीन आपकी तैयारी चल रही है, ठीक है। एमसीक्यूज में अभी बहुत जल्दी अपडेट होने वाला है, जो कि बहुत बेहतरीन फीचर है। आप जब देंगे एमसीक्यूज तो बहुत मजा आने वाला है एमसीक्यूज में, ठीक है। तो बस इंतजार करिए थोड़ा सा, बहुत जल्दी ही अपडेट होने वाला है ये चीज। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए कि इस रिले का नाम क्या है। इस रिले का नाम आपका हो जाता है ड्राई रीड रिले, ड्राई रीड रिले, ठीक है। बाकी इंपल्स रिले के बारे में हमने आपको बताया था पिछली क्लास में कि ये एसी एंड डीसी दोनों सप्लाई पे चलता है, ठीक है। बोथ सप्लाई पे ये ऑपरेट होने वाला आपका रिले है, एसी और डीसी, ठीक। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये डायग्राम देख के तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ सर ये कौन सा डायग्राम है। जिन्होंने पिछली क्लास देखा होगा, क्लास नंबर 20, जिन्होंने भी देखा होगा वो इस क्वेश्चन को एकदम आसानी से कर लेगा। सर ने वहीं पे बताया था, क्या बताया था कि जब सारे इक्विपमेंट दिखाया जाए, ऐसे क्लिप भी दिखाया जाए, पीवीसी पाइप भी दिखाया जाए, जंक्शन बॉक्स भी दिखाया जाए और स्विच बोर्ड भी दिखाया जाए, तो ये आपका होता है क्या, ये होता है आपका इंस्टॉलेशन प्लान, इंस्टॉलेशन प्लान, ठीक है। इसी को कहते हैं हम लोग इंस्टॉलेशन प्लान। अच्छा, जिसमें केवल वायर्स की संख्या, वायर्स की संख्या दिखाई गई हो कि कितने वायर इस वायरिंग में यूज किए गए हैं, तो उस डायग्राम को हम लोग क्या कहते हैं भाई, उस डायग्राम को हम लोग कहते हैं वायरिंग डायग्राम, वायरिंग डायग्राम। अच्छा, जिसमें सिंबल्स यूज किए गए हैं, जिस डायग्राम में सिंबल्स का यूज किया गया हो, सिंबल्स का यूज किया गया हो, उसे क्या कह देते हैं भाई, उसे हम लोग कह देते हैं सर्किट डायग्राम, उसे हम लोग कह देते हैं सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स आपको दिख रहे हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा ये हमारा इंस्टॉलेशन प्लान है, ठीक है। जो हमारा सर्किट डायग्राम है, सर्किट डायग्राम को हम लोग सिस्टेमैटिक डायग्राम भी कहते हैं, सिस्टेमैटिक डायग्राम भी हम लोग सर्किट डायग्राम को ही कहते हैं, ठीक है ना। तो इससे इसके नाम से कंफ्यूज नहीं होना। चलो नेक्स्ट आ जाओ। बोला है कि आईसीडीपी मुख्य स्विच का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। अरे आईसीडीपी बहुत कम बोला जाता है, इसको ऐसे लोग याद रखते हैं डीपीआईसी, डीपीआईसी, ठीक है। डीपीआईसी के नाम से ज्यादा फेमस है। डीपीआईसी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, ड्यूअल या फिर डबल, ड्यूअल या फिर डबल पोल आयरन क्लैड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, इसको हटा दो, यहां पर लिख लो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ठीक है।
और एक होता है आपका टीपीआईसी, एक होता है आपका टीपीआईसी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। टीपीआईसी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? तो टीपीआईसी का फुल फॉर्म हो जाता है आपका ट्रिपल पोल आयरन क्लैड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ठीक है, ये दो आपके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के टाइप हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के ये आपके टाइप हैं। ठीक है ना भाई। तो बोला है कि जो आपका ड्यूअल पोल वाला जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? तो इसका यूज हम लोग अक्सर जो हमारी सिंगल फेज की लाइन होती है, सिंगल फेज का जो हमारा डोमेस्टिक वायरिंग होता है, वहां पे हम लोग डीपीआईसी का यूज कर लेते हैं। और जब हमें 3 फेज वाली वायरिंग करनी होती है तो वहां पे हम लोग टीपीआईसी का यूज करते हैं। ठीक है, सिंगल फेज के लिए केवल 2 ही वायर की जरूरत होती है, तो वहां पे ड्यूअल पोल है ही, तो इसलिए हम लोग ड्यूअल पोल वाला डीपीआईसी वाला डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यूज कर लेते हैं। ठीक है भाई। तो यहाँ पे सिंगल फेज डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि विच इलेक्ट्रिकल एक्सेसरी बिलोंग्स टू जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सेसरी। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज समझिए, जो आपकी वायरिंग की जाती है ना, जो आपकी वायरिंग की जाती है, इस वायरिंग में कुछ एक्सेसरीज के प्रकार हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रकार हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूं। यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिख लो कि विद्युत सामग्री का वर्गीकरण, विद्युत सामग्री का वर्गीकरण। ठीक है, विद्युत सामग्री के वर्गीकरण में सबसे पहला आपका आ जाता है कंट्रोलिंग एक्सेसरीज। ठीक है, दूसरा आपका आ जाता है होल्डिंग एक्सेसरीज। ठीक है, तीसरा आपका आ जाता है सेफ्टी, तीसरा हो जाता है आपका सेफ्टी एक्सेसरीज। ठीक है, चौथा हो जाता है आपका जनरल एक्सेसरीज। चौथा हो जाता है आपका जनरल एक्सेसरीज। ठीक है, और एक आपका पांचवा हो जाता है आउटलेट एक्सेसरीज। ठीक है, तो ये टोटल 5 तरह की एक्सेसरीज होती हैं, 5 तरह की टोटल एक्सेसरीज होती हैं। अब आप कहेंगे कि सर इसमें कौन कौन सी आती है, ये भी थोड़ा सा बता ही दीजिए। जब आपने इतना बता दिया है तो बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे आपको, है ना भाई। देखो कंट्रोलिंग एक्सेसरीज, कंट्रोलिंग, ये बताओ कि आप लाइन का कंट्रोल किस चीज से करते हो? सिंपल सी बात है कि सर स्विच से ही तो करते हैं। हमारा जो स्विच होता है, स्विच से हम लोग लाइन को ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं। तो जितने भी प्रकार के स्विच है, सिंगल वे स्विच हो गया, 2 वे स्विच हो गया, या फिर सिंगल पोजीशन सिंगल पोल हो गया, या फिर मल्टी पोजीशन सिंगल पोल हो गया, जितने भी तरह के आपके स्विचेज हैं, सारे के सारे स्विचेज आते हैं किसमें? सारे के सारे स्विचेज आ जाते हैं आपके कंट्रोलिंग एक्सेसरीज में। या फिर जो आपका फैन का रेगुलेटर होता है, वो भी आपका किस में आ जाता है भाई? रेगुलेटर भी आ जाता है आपके कंट्रोलिंग एक्सेसरीज में। बात समझ में आ गई? मतलब वो सामग्री जो लाइन को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है, उसे हम लोग कह देते हैं कंट्रोलिंग एक्सेसरीज। ठीक, अच्छा, होल्डिंग एक्सेसरीज कौन सी है? तो जितने भी वायरिंग में आपके होल्डर बने हुए हैं, जितने भी होल्डर, अरे भाई आपका चाहे एडिशन होल्डर हो गया, ठीक है, चाहे आपका स्क्रू होल्डर हो गया, चाहे आपका मतलब टोटल 7 तरह के होल्डर हैं, सभी होल्डर्स के नाम आपके होल्डिंग एक्सेसरीज में ही आते हैं। होल्डर का काम क्या होता है? वो इक्विपमेंट्स को पकड़ा रहेगा, इक्विपमेंट्स को होल्ड किया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए कि सभी होल्डर्स के नाम आते हैं आपके होल्डिंग एक्सेसरीज में। अच्छा, सेफ्टी में किसका नाम आता है? सेफ्टी तो सेफ्टी में आपका नाम आ जाता है किसका भाई? फ्यूज का। फ्यूज भी तो एक आपका वायरिंग का एक्सेसरीज है। या फिर आपके जो एमसीबी होती है, एमसीबी का नाम आ जाता है। ठीक है, या फिर आपका जो ईएलसीबी है, उसका भी नाम आ जाता है ईएलसीबी। ठीक है, फिर आपका आरसीसीबी, फिर आपका एमसीसीबी, ये सभी के सभी क्या है? ये सभी के सभी सेफ्टिंग सामग्री है।
ठीक है। जनरल सामग्री में कौन कौन से आ जाते हैं, तो जनरल सामग्री में आपके आ जाते हैं जैसे आपका स्लिंग रोज हो गया, ठीक है, स्लिंग रोज हो गया, फिर आपका एडाप्टर हो गया, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे आपका स्लिंग रोज हो गया, ठीक है, स्लिंग रोज, फिर आपका एडाप्टर हो गया, एडाप्टर हो गया, ठीक है, एडाप्टर, और कौन कौन से हो जाएंगे, और आपके जैसे कि मान लो कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गया, ठीक है, फिर आपका न्यूट्रल लिंक हो गया, न्यूट्रल लिंक हो गया, ये सभी के सभी आ जाते हैं आपके इसमें, ये सभी आ जाते हैं आपके जनरल एक्सेसरीज में, जनरल एक्सेसरीज में, ठीक है। और आउटलेट में कौन से आते हैं, आउटलेट में आपके जो भी सॉकेट हैं, जो भी आपके सॉकेट हैं, ये सभी आउटलेट में आ जाते हैं, क्योंकि क्या करते हैं भाई, स्विच बोर्ड में आप प्लग को लगा के वहां से सप्लाई बाहर की तरफ ले रहे हो ना, वो आउटलेट है, मतलब वहां से एक पॉइंट बना हुआ है जो वहां से सप्लाई आप बाहर ले सकते, ठीक है, तो ये आपका हो जाता है आउटलेट। अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ये जो लिखा है जनरल एक्सेसरीज, ये क्या है, जनरल एक्सेसरीज अब आप समझ गए होंगे, ये है आपका जनरल एक्सेसरीज। जनरल एक्सेसरीज में हमारा सीलिंग रोज हो गया, एडेप्टर हो गया, फिर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गया, फिर आपका न्यूट्रल लिंक हो गया, फिर आपका कह सकते हैं कि जो क्या कहते हैं यार उसको, जितने भी आपके इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी आपके इक्विपमेंट्स यूज होने वाले हैं वो हो गए, जैसे आपका बल्ब हो गया या फिर फैन हो गया, तो ये भी आपका क्या है, ये भी जनरल एक्सेसरीज ही है, ठीक है। तो यहाँ पे सीलिंग रोज वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक। बाकी इंटरमीडिएट स्विच किस में आएगा, आप देखो यहीं पे जो आपका क्वेश्चन है थोड़ा सा और वेरीफाई, और ये जो हमने थ्योरी बताई है ये थ्योरी और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जैसे आपका जो फ्यूज है ये किस में आएगा भाई, तो फ्यूज कहेंगे आप कि सर फ्यूज आपका आ जाएगा सेफ्टी में, फ्यूज किस में आ जाएगा, सेफ्टी में। इंटरमीडिएट स्विच किस में आएगा सर, तो इंटरमीडिएट स्विच सर आ जाएगा हमारा कंट्रोलिंग में, कंट्रोलिंग एक्सेसरीज में। और पेंडेंट लैंप होल्डर किस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा सर होल्डिंग एक्सेसरीज में, होल्डिंग एक्सेसरीज है ना। उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे, यहां से कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा आपका, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। डीसी श्रृंखला एमसीबी का अनुप्रयोग कौन सा है, देखो हमने आपको बताया था कि जो हमारी एमसीबी है, एमसीबी की सीरीज की यदि बात करें तो एमसीबी 3 सीरीज में आती है, एक आती है आपकी एल सीरीज, एक आती है आपकी एल सीरीज, एक आती है आपकी जी सीरीज, ठीक है, और एक आती है आपकी डीसी सीरीज, एक आपकी आती है डीसी सीरीज। ये 3 सीरीज होती हैं एमसीबी की, ठीक है। तो हमने पिछली क्लास में बताया था कि जो हमारा एल सीरीज होता है, एल सीरीज वाली एमसीबी रजिस्टिव लोड के लिए यूज की जाती है, रजिस्टिव लोड के लिए, ठीक है। जो हमारी जी सीरीज है, जी सीरीज वाली यूज की जाती है इंडक्टिव लोड के लिए, इंडक्टिव लोड के लिए, ठीक है। और जो हमारी डीसी सीरीज वाली होती है इसका यूज हम लोग डीसी मोटर्स में करते हैं, डीसी मोटर में, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि डीसी सीरीज मोटर में। अब डीसी सीरीज मोटर किस लिए यूज की जाती है, तो डीसी सीरीज मोटर आप सभी को पता होगा कि लोकोमोटिव और ट्रैक्शन सिस्टम में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। लोकोमोटिव सिस्टम और ट्रैक्शन सिस्टम में डीसी सीरीज का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे डीसी सीरीज वाली एमसीबी कहाँ पे यूज होगी, तो डीसी सीरीज वाली एमसीबी जो है वो लोकोमोटिव में यूज होगी। एयर कंडीशनिंग में कौन सा लगा होता है, तो ये एयर कंडीशनिंग जो है ये आपका इंडक्टिव टाइप का लोड है, तो इसमें जी सीरीज वाली एमसीबी लगी होगी, जी सीरीज वाली, ठीक है। फिर आपका एसी मोटर हो गया या फिर डीसी मोटर हो गया, तो इसमें भी कौन सा लगेगा, तो इसमें भी आपका जी सीरीज का ही लगेगा। क्यों, क्योंकि ये जो आपका एसी मोटर है ये भी तो इंडक्टिव टाइप का लोड है, और डीसी जो मोटर है ये भी आपका इंडक्टिव टाइप का लोड है, ठीक है। तो ये हो गए आपके एमसीबी के सीरीज वाली बात। चलो, दोष में सर्किट को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा लिया गया समय क्या कहलाता है, तो फ्यूज जो समय लेता है उसी को कहते हैं हम लोग कट ऑफ फैक्टर। कट ऑफ फैक्टर क्यों, क्योंकि फ्यूज वहां पे सीधे फ्यूज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, और फ्यूज सीधे गल जाता है या कट जाता है, ठीक है। तो फ्यूज के द्वारा सुरक्षा प्रदान करने में जो टाइम लगता है उसे हम लोग कट ऑफ फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, कट ऑफ फैक्टर कहते हैं, ठीक है। चलो
आगे बढ़ते हैं। वायरिंग का ट्री सिस्टम किस स्थान पर सबसे ज्यादा उपयुक्त किया जाता है? तभी तो शायद आज इसी क्लास में दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था जिसमें ये बोला था कि जो हमारा ट्री सिस्टम है वायरिंग का, इसका यूज हम लोग मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में करते हैं, बहुमंजिला भवन में करते हैं, है ना। व्हाट इज द मैक्सिमम पीवीसी कंड्यूट साइज टू मेक सेफ्टी कोल्ड वेल्डिंग? ठीक है, अच्छा बोला है कि सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए पीवीसी नली का अधिकतम आकार कितना होना चाहिए। देखो जो हमारी पीवीसी पाइप होती है इसका मैक्सिमम साइज हम लोग 25 mm तक ही लेते हैं, मैक्सिमम साइज 25 mm तक लेते हैं। जो 25 mm वाली पीवीसी पाइप होती है ना, पीवीसी पाइप, अरे पीवीसी का फुल फॉर्म तो सभी को पता होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, एक मिनट रुक जाओ, हाँ क्लोराइड, ये पीवीसी का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो जो हमारी पीवीसी का पाइप होता है इसी में हमारे सारे वायर्स, जो भी वायरिंग वाले वायर यूज होते हैं सारे वायर इसी के अंदर से ले जाए जाते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम इसका साइज होना चाहिए 25 mm तक होना चाहिए। इससे अधिक वाला जो पाइप यूज किया जाता है तो उसको कहीं ना कहीं टूटने का डर रहता है, जहां पे भी एंगल बनता है या जहां पे भी मोड़ आता है वहां पे इसको हीट करके यदि आप मोड़ने की कोशिश करेंगे तो इसमें क्रैक आने की संभावना रहती है। तो इस वजह से इससे ज्यादा का हम लोग पाइप को मोड़ने का जरूरत नहीं करते या नहीं मोड़ते। ठीक है, चलो बोला है कि होम थिएटर वायरिंग और पावर वायरिंग के लिए अलग अलग वायरिंग की सिफारिश क्यों की जाती है? अलग अलग वायरिंग की सिफारिश करने की बात कर रही है यार। देखो सिफारिश नहीं, एक तरह से कह सकते हो कि ये मैंडेटरी होता है कि अलग अलग वायरिंग करिए। ठीक है, अलग अलग वायरिंग करेंगे तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि इंटरफेरेंस नहीं आएगा। जैसे देखते हैं आप लोग कि एक ही सॉकेट है, गांव में क्या किया जाता है, जैसे मान लो एक सॉकेट हो गया, ये आपका एक सॉकेट हो गया और एक ही सॉकेट पे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लगाएंगे पहले बाहर से 3 प्लग, बाहर से लगा देंगे इस पे 3 प्लग, ये लो पोस दिया हमने, ये 3 प्लग आ गया इस पे, और ये 3 प्लग क्या करेगा, अब ये 3 प्लग यहाँ पे बाहर से आपको मल्टी पॉइंट दे देगा, है ना, ये मल्टी पॉइंट्स दे देगा आपको, 3-4 पॉइंट दे देता है मल्टी पॉइंट्स। और इस पे अलग अलग जब थोड़ा सा हैवी लोड जैसे ही पड़ता है तो पता चलता है कि आपने इधर से एक को लगाया तब तक दूसरा छोड़ दिया। ठीक है, फिर दूसरे को सही किया तब तक ये पहला वाला छोड़ दिया, फिर आपने ये इधर से एक तीसरा लगाया, जैसे पहला दूसरा आपका सही हुआ तब तक ये तीसरा छोड़ दिया। ठीक है, तो ये इंटरफेरेंस होने लगता है, तो इसी वजह से कहा जाता है कि भाई ये अलग अलग वायरिंग करो। अलग अलग वायरिंग करोगे तो उससे फायदा क्या होगा कि इंटरफेरेंस नहीं आएगा, कोई हस्तक्षेप नहीं आएगा। ठीक है, तो अवॉइड इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, बिजली के व्यतिकरण से बचने के लिए ही हम लोग सजेस्ट करते हैं, हमेशा सजेस्ट करिएगा जो भी आपका वायरिंग करने वाला पर्सन आएगा, या आप भी जब भी कभी वायरिंग करने जाए कहीं पे तो ये पॉइंट अलग अलग ही जरूर करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकाशीय परिपथ का क्या नाम है? ये आपके सामने दिया हुआ है एक लाइटनिंग सिस्टम, पूछ लिया है आपसे कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। तो देखिए भाई ये तो है आपका सिंपल टनल लाइटनिंग वायरिंग। क्या है भाई, सॉरी ये आपका कॉरिडोर लाइटनिंग वायरिंग। अब कॉरिडोर और टनल लाइटनिंग में क्या बेसिक डिफरेंस होता है? जो हमारा कॉरिडोर लाइटनिंग वायरिंग है और टनल लाइटनिंग वायरिंग है, ये दोनों देखने में एकदम सेम लगते हैं, एकदम सेम। बस ये जो पहला वाला स्विच है ना, पहला वाला स्विच, ये इसने सिंपल स्विच का यूज कर लिया है, इसने यहाँ पे सिंपल स्विच का यूज कर लिया है। बस यहाँ पे ये सिंपल स्विच ना यूज करके यहाँ पे भी हम लोग यदि 2 वे स्विच का यूज कर लें, 2 वे स्विच का यूज कर लें, तो यही जो हमारी कॉरिडोर वाली वायरिंग है, ये कॉरिडोर वाली वायरिंग किसमें चेंज हो जाएगी? टनल वायरिंग में। जैसे कि देखो यहाँ पे मैं टनल वायरिंग का आपको फिगर दिखा देता हूँ। देखो ये हो गया आपका स्विच 1। आप सभी जानते होंगे कि 2 वे स्विच में टोटल कितने पॉइंट होते हैं भाई? 2 वे स्विच में 3 पॉइंट बने होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं। ठीक है, एक आपका ऊपर होता है पॉइंट और एक आपका नीचे पॉइंट होता है, और फिर आपका एक बीच में पॉइंट होता है, और यहीं पे आके हमारा फेज वायर जुड़ता है, फेज वायर हमारा यहीं पे जुड़ता है।
ठीक है। और इसका भी इधर का भी जो हमारा दूसरा स्विच होता है, दूसरा स्विच में भी ऐसे 3 पॉइंट बने होते हैं। फिर इसी फेज से यहाँ पे तो आपने ला के फेज वायर जोड़ दिया, तो ये फेज वायर यहाँ पे कनेक्टेड है। अब यहाँ पे अभी कोई सप्लाई नहीं जा रही है। फिर जब आप बटन ऐसे ऊपर वाले से दबाते हो तो ये ऊपर का ऊपर से कनेक्शन हो जाता है। फिर आप जब नीचे दबाते हो तो नीचे का नीचे से कनेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें कनेक्शन होते हैं। तो जब आप 2 वे स्विच यूज कर लेते हो, यहाँ पे भी इसके पहले पॉइंट पे भी यदि आप 2 वे स्विच यूज कर ले रहे हो तो यही वायरिंग, यही जो आपकी कॉरिडोर वायरिंग है, वो कॉरिडोर वायरिंग किसमें चेंज हो जाएगी, टनल में। और एक कॉरिडोर मतलब गलियारा हो गया, ठीक है। गलियारा एकदम पतला सा गलियारा है, काफी लंबा है। और टनल का मतलब यही होता है, टनल का मतलब भी लगभग यही होता है। बस टनल में बात यह है कि भाई वो पूरा बंद टाइप का होता है, पूरा बंद होता है चारों तरफ से। और आपका जो कॉरिडोर है, कॉरिडोर चारों तरफ से बंद नहीं होता, किसी एक तरफ से खुला रहता है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है आपके कॉरिडोर और टनल में। और इसके वायरिंग में भी यहीं पे थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी वायरिंग सेम होती है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको एकदम बेहतरीन लगा होगा और एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में भी आया होगा। यदि समझ में आता है तो आप लोग थोड़ा सा नीचे कमेंट भी जरूर करते रहिए, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस हम लोग इतना रखते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।